स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी अध्याय में। आज का हमारा विषय है व्यंजन। पिछले विषय में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के भेद। इसी के साथ आप सभी से याद दिलाना चाहूंगी कि आप अपने चैनल हिंदी अध्याय को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस कोरोना के संकट में बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम घर में ही रहें। अगर किसी कारणवश हमें घर से बाहर जाना पड़े तो हम मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को भी अधिक से अधिक सैनिटाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विषय व्यंजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला में स्वर के बारे में पढ़ाई की थी और आज हम वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिस तरह से हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनकी सहायता के लिए और स्वरों की जरूरत और व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन में ठीक इसके विपरीत होता है। व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी जाके हमारे स्वर से शब्द बनते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती है वो व्यंजन में लगाई जाती हैं, इससे फिर शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पद बनते हैं। तो यही है व्यंजन की परिभाषा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका उष्म व्यंजन, चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन और पांचवा है आगत व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन जैसे कि स्पर्श मतलब छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, छूती है और उससे जो साउंड निकलता है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी कुल संख्या 25 होती है और हर पंक्ति में आप देखेंगे ये 5 ही व्यंजन है। कुल मिला के कितने हो गए? हर पंक्ति में आप पढ़ेंगे 5 है और 5 पंक्तियां हैं तो 5 मिलकर कितनी बनी है? 25। इनकी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 संख्या होती है। और पहली लाइन को क्या कहते हैं? क वर्ग। दूसरी लाइन च से शुरू हो रही है तो उसे च वर्ग नाम दिया गया है। तीसरी पंक्ति को हम देखेंगे तो इसमें ट है, ट से हमारी शुरुआत हो रही है पंक्ति की, तो इसे ट वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथी लाइन है आपकी त वर्ग, पांचवी है आपकी प वर्ग। क ख ग घ ये अंग आपने पढ़ा है, लेकिन इसको वर्ग के हिसाब से पढ़ना होता है। क वर्ग में जो आपके 5 व्यंजन है वो कौन से हैं? क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और अगला है ईय। ईय से कोई शब्द नहीं बनता है, ये अनुस्वार के रूप में शब्दों के ऊपर बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है च वर्ग। च वर्ग पढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मली इसी तरह से पढ़ते हैं। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ईय। ये भी अपने आप में मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं होता है, इसका कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये भी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगला हमारा आता है ट वर्ग। ट का भी इस तरह से पढ़ते आए हैं हम। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण। अण ये बहुत ही कम शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे कि बाण, कृपाण, इस तरह के शब्दों में यूज होता है, कम प्रयोग किया जाता है इस वर्ण व्यंजन का। अगला हमारी चौथी लाइन है, चौथा वर्ग है हमारा त वर्ग। त को किस तरह से पढ़ते? त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। पांचवा वर्ग है हमारा प वर्ग। प वर्ग को प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली। तो इस तरह से जो स्पर्श व्यंजन है वो क से लेकर म तक है और इनकी कुल संख्या होती है 25। और हर पंक्ति में आप देखेंगे कि 5 ही व्यंजन हैं और हर पंक्ति का एक नाम होता है, जो यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। कुल संख्या जिनकी 25 है, क से लेकर म तक। अगला स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा आ जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है और इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग पर
पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था कि मुंह के किसी भी भाग को जो व्यंजन है वो स्पर्श करते हैं। जब हमारा उच्चारण निकलता है तो मुंह के हर भाग में किसी भी भाग पर वो स्पर्श कर सकता है, लेकिन अंतहस्थ में ऐसा नहीं होता है। अंतहस्थ में व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर पाती है। उन्हें अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 4। य, र, ल, व। आपने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा हुआ, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वर्षा, इस तरह से पढ़ा होगा, लेकिन इनकी मूल संख्या 4 होती है और इन्हें अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा आता है उष्म व्यंजन। जब हम शब्दों का, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो भाग से जो तेज घर्षण के साथ ऊष्मा निकलती है, आवाज निकलता है या गर्मी से निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती। उष्म से ही जैसे आपको पता चलेगा, उष्म का मतलब होता है गर्माहट। जब शब्दों का, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो घर्षण से जो आवाज निकलती है वो बहुत ही गर्मी की देती हुई प्रतीत करती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 4। श, शय, स और ह। नॉर्मल हम यही पढ़ते हैं, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, यही पढ़ते आए हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उष्म व्यंजन के जो उच्चारित करते हैं व्यंजनों को, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने पढ़ा अंतहस्थ व्यंजन, तीसरा हमने पढ़ा उष्म व्यंजन। अब चौथा हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन को जानना और समझना, क्योंकि ये हमारी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक प्रयोग किए जाने वाले व्यंजन है, जिनका कि हमें मूल रूप पता होना चाहिए कि किन व्यंजनों के मिलने से ये बने हैं और इनकी संख्या कुल कितनी होती है। तो सबसे पहले परिभाषा पर जाते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब हमने जितने भी व्यंजन पढ़े एक एक थे अपने आप में, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 व्यंजन दिए गए हैं, ये चारों अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है मिलना, मिलन करना। तो जब व्यंजन आपस में मिलकर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। यहाँ पे ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्षय, त्र, ज्ञ और श्र। चारों हैं, चारों को मैंने रेड कलर से आपको यहाँ संबोधित किया है ताकि आप समझ सके कि ये 4 व्यंजन है और इनको किस तरह से 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। क के नीचे हल चिन्ह है प्लस क्षय, क प्लस श से मिलकर बनता है छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल हम नॉर्मली इसी तरह से पढ़ा है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्र। लेकिन इनकी जो व्यंजनों के जो योग है उनकी जानकारी भी हमें जरूरी है, होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ मैंने यहाँ पे पूरा आपको मेंशन करके रखा हुआ है। क पे हल चिन्ह लगा है, फिर प्लस, फिर क्षय, इससे बना है छ से क्षत्रिय। त्र कैसे बना है? त हल चिन्ह है प्लस र, त्र। इस तरह से ये त्र बना है, 2 व्यंजनों से बना, त और र से मिलकर बना। ज्ञ आपका बना है ज प्लस इ से मिलकर। इसके उदाहरण भी मैंने यहाँ लिखे हुए, सभी अभी हम पढ़ेंगे। अगला है हमारा श्र। श्र कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? श हल चिन्ह लगा है प्लस र, श प्लस र से मिलकर बना है आपका श्र। और इनके कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे छ से क्या लिखा है? कक्षा, परीक्षा, दीक्षा, शिक्षा, क्षमा। अगला है त्र। त्र से मित्र शब्द बनता है, शत्रु शब्द बनता है, त्रिशूल, त्रिशाला, छत्र, छत्रपति, इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ज्ञ से हमारे क्या बने हैं? यहाँ मैंने उदाहरण लिखे हुए, देखिए, ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, संज्ञान, आज्ञा। आप खुद भी कुछ शब्दों को ढूंढकर लिख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से व्यंजन से मिलकर बने हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, और किस किस व्यंजन से मिलकर बने हैं। श्र, श्र कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? श प्लस र से बना है श्रम, विश्राम, श्रमिक, श्रेय, श्रेष्ठ, शुत्रलेख। बहुत सारे मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको लिखे हैं ताकि आप और अच्छी तरह इनको समझ सके। और ये संयुक्त व्यंजन को समझना बहुत जरूरी है कि ये किन व्यंजनों के योग से बने हैं, क्योंकि ये पहली कक्षा के मात्र के लिए ही जरूरी नहीं है, 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को लिए भी जानकारी इसकी रखना बहुत जरूरी है कि किन व्यंजनों के योग से बने। अब अगला हमारा आता है 5वां व्यंजन है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत का अर्थ होता है बाहर से आई हुई किसी चीज को हम अपना लें।
जैसे मैंने यहाँ पे अर्थ भी लिखा है, आगत का अर्थ है बाहर से आया हुआ। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रभाव के फलस्वरूप हमारी हिंदी में रच बस गई है और अपना ली गई है। हमारी मूल भाषा हम सभी को पता है हिंदी है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे दूसरे देश के लोगों ने शासन किया था, तो उनकी जो भाषाएं थी वो हमारे देश में इस तरह से रच गई है, मिल गई है या घुल मिल गई है कहेंगे, कि वो अब हमसे अलग नहीं हो सकती। और उनके ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका की प्रयोग हम आज भी करते हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं आपके, और फारसी के शब्द हैं। तो इस तरह के और भी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी मूल हिंदी में रच बस गए हैं और जिन्हें हमने अपनी मूल हिंदी में अपना लिया है, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। और ये पहचानना बहुत आसान होता है। औ जो इंग्लिश में औ का साउंड होता है, जैसे बॉल, डॉल, कॉल, फॉल, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी के हैं और इनका साउंड जो होता है चांद बना होता है इसके चिन्ह में, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं होती। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। अंग्रेजी के शब्दों को जब औ का साउंड आता है तो शब्दों के ऊपर चांद बना होता है बिना बिंदी के। और कुछ शब्द होते हैं ज के नीचे बिंदी है, इसे नुक्ता कहते हैं। फ, क, ख और ग, इनके नीचे बिंदी, ये नुक्ता वाले वर्ण हैं और ये अरबी और फारसी के शब्दों में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिनके मैंने कुछ उदाहरण भी यहाँ पर आपको बताए हैं, जैसे डॉल, बॉल, साफ, जहाज, सजा आदि। इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे द्वारा अपना लिए गए हैं और जो मूल रूप से हिंदी के हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से आज हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा है, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं और उनके प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय जो है आज का व्यंजन समझ आया होगा, और कोई सुझाव आप देना चाहें तो जरूर दीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले अध्याय में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।